ऊपर की तरफ मुंह फाड़ रखा है वो, उनको बेसिक बेसिक चर्चाएं हैं। जब मैं ऊपर से पानी उड़ेलूंगा ऊपर की तरफ खुलता हुआ, मजे ले रहे हैं, इसमें पानी ढूलेगा। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त मजे में हैं, मानसून के मजे ले रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और अपनी इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पोडियम पर, जिसमें हम लोग ने बेसिक मैथ्स की चर्चा की है। और आज मैं आपको ले चलता हूं ग्राफ्स की दुनिया में। बेसिकली ग्राफ्स फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफ्स के अंदर बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का हो, चाहे वो पैराबोला का हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हो। अब सर ये क्या होते हैं ग्राफ, क्योंकि वो बच्चे जो 10 से भी 11th में आ रहे हैं उन्हें नहीं पता इलिप्स क्या होता है, उन्हें नहीं पता पैराबोलिक शेप क्या होती है, उन्हें नहीं पता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। हाँ, उन बच्चों को पता है जो अभी 12th पास कर चुके हैं या 11th में है या फिर 12th में है, उनको बेसिक बेसिक चर्चाएं हैं। मतलब जो 11th पास कर चुके हैं उनको पता है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता है। लेकिन मैं उन नन्हे मुन्ने बालकों की बात कर रहा हूं जो अभी 10वीं से 11वीं में आए हैं, जिनको ग्राफ्स का कुछ भी नहीं पता। क्योंकि मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अपने सीनियर्स से बात करो, क्योंकि ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स में जिसके दिक्कतें आती हैं उसकी फिजिक्स ठीक नहीं रह पाती है। तो सर ग्राफ्स और बेसिक मैथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमको ग्राफ्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो लेक्चर के बाद में। हमें बेसिकली ग्राफ्स समझने हैं और बहुत सारे ग्राफ्स समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि आज हम लोग बेसिक ग्राफ्स सीखेंगे। बेसिक ग्राफ वो ग्राफ जो फिजिक्स में बार बार काम आते रहते हैं, आपके हर चैप्टर के अंदर ये ग्राफ्स काम में आएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं ग्राफ्स की दुनिया में। पहला जो ग्राफ है वो हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन का। अरे सर आप स्ट्रेट लाइन पढ़ा तो चुके हो? हाँ, मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ा चुका हूं, बस एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा रहा हूं आपका कि स्ट्रेट लाइन में क्या क्या होता है। आप सबको पता है स्ट्रेट लाइन के अंदर कि सर स्ट्रेट लाइन में जो ग्राफ्स बनाते हैं ना हम लोग, जैसे कि मान लो मैं आपके सामने कुछ ग्राफ्स बनाऊं तो स्ट्रेट लाइन की दो शेप्स होती है। मतलब स्ट्रेट लाइन तो एक ही होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस जो होती है ना वो दो टाइप की होती है। हम लोग दो तरीके से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को लिखते हैं। एक तो लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये कौन सी इक्वेशन होती है? ये स्लोप वाली इक्वेशन होती है। अगर मान लो मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाऊं, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो इसका जो स्लोप है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है थीटा, हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं m इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा से स्लोप आ जाएगा। बेसिकली स्लोप निकालना अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी बेसिक मैथ की वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला से दूसरा या तीसरा लेक्चर देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने स्ट्रेट लाइन के स्लोप की चर्चा की है। वहां मैंने कर्व का स्लोप भी निकालना सिखाया है। तो बेसिकली यहाँ पर हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप का मतलब होता है ढलान, ये है m। अच्छा सर यहाँ पर ये c क्या होता है? सर ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये y एक्सिस को जहां कट करती है ये है वो c, 0,c। कोऑर्डिनेट लिखना मैं सिखा चुका हूं, तो ये है 0,c। तो सर ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। मुझे पता कैसे लगेगा कि कोई इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है? मैंने आपको समझा चुका हूं। अगर y और x दोनों की पावर अगर 1 हो, देखिए यहां पर y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है, मतलब y प्रोपोर्शनल है x की पावर 1 की। तो सर जब भी ऐसा ग्राफ बनेगा जब y प्रोपोर्शनल होगा x के, तो पक्का पक्का किसकी शेप होगी? वो होगी स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो समझ जाना y x की पावर 1 देखकर। दूसरी इक्वेशन और होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। सर ये पढ़ा चुके हो आप। x के नीचे जो होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन ने x को कहां काटा। अच्छा, y के नीचे जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है कि स्ट्रेट लाइन ने y को कहां काटा। बेसिकली सब बच्चों को पता है कि सर अगर मान लो मैंने ग्राफ बनाया तो यहां पर ये पॉइंट, दो पॉइंट्स पर इसने एक को x पे काटा, एक को उसने y पे काटा। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना ये है a,0 और ये जो पॉइंट है ना वो है 0,b। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो है a और ये जो डिस्टेंस है वो है b। तो बेसिकली जो दोनों डिस्टेंसेस हैं a और b है, x के नीचे लिखा होता है x वाले डिस्टेंस और y के नीचे लिखा होता है y वाले डिस्टेंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देख सकते हैं, देखो यहाँ पर भी x और y की पावर 1 और 1 है। तो जब x और y की पावर 1 और 1 होता है तो वहाँ स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो सर हमें स्ट्रेट लाइन बनाना आता है हमको। सेकंड जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला का ग्राफ। समझ लेते हैं पैराबोला क्या होता है। बेसिकली जब भी y प्रोपोर्शनल हो x स्क्वायर के, मतलब x की पावर 2 के, या फिर x प्रोपोर्शनल हो y की पावर 2 के, मतलब x या y में से किसी की पावर तो 1 हो और किसी की पावर 2 हो, तो समझ जाना वो पैराबोलिक शेप बनेगी। अब ये क्या होता है पैराबोला, ये भी हम जान लेते हैं। पैराबोला कैसा बनता है? पैराबोला ऐसी शेप होती है, ये एक पैराबोला है, ठीक। इसके दो हाथ होते हैं, ये जो हाथ दे रखे हैं मैंने, इसके दो हाथ है, एक इसका सिर है। तो सर यहां पर तो इसका हेड होता है, ये इसका वर्टेक्स भी बोलते हैं हम इसको, ये इसका हेड है, इसको मैं बेसिकली सिर बोल के काम चला रहा हूं। और ये इसके हैंड्स हैं, ये इसके हैंड्स हैं, ये दो हैंड्स होते हैं सर, ये इसके हैंड्स हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसी शेप होती है ना, इसको बोलते हैं पैराबोलिक शेप। ओके, बहुत काम में आएगी आपकी पैराबोलिक शेप। ये हैंड्स है।
एक बात ध्यान रखना, ये जो हैंड्स होते हैं ना, हैंड्स, कि सर ये ग्राफ बनेगा कैसा, तो सर ये ग्राफ ना ऐसा ही बनेगा। अब ये हो सकता है एक्स के ऊपर बन रहा हो या वाई के ऊपर बन रहा हो, धीरे धीरे समझ में आएगा। बस ये ध्यान रखना, हैंड्स जो होते हैं ना, हैंड्स, ये हैंड्स ये उसे घेरेंगे, उसे इनक्लोज करेंगे जिसकी पावर 1 होगी। मतलब ये जो दोनों हाथ है ना, ये जो दोनों हाथ हैं ये उसे घेरेंगे, मैं लिख भी देता हूं यहां, ये उसे घेरेंगे जिसकी पावर 1 होगी, ये उसे घेरेंगे जिसकी पावर 1 है। अब देखो यहां पर पावर है y की 1 और यहां पावर है x की 1, तो सर यहां ये y को घेरेगा, यहां ये x को घेरेगा। बेसिकली हम धीरे धीरे समझते हैं इस चीज़ों को कि अगर मान लो कभी आपको ना ऐसा मिल गया, जैसे कि मैं आपसे एक ग्राफ बोलूं, मैंने बोला आपको ना ऐसा ग्राफ मिल गया y = 4ax²। अब ये 4a क्या है, इसे कंफ्यूज मत हो, हमको बेसिकली ग्राफ की शेप समझ में आनी चाहिए। मैं इसको देखते ही समझ गया कि सर देखो y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, ठीक। अच्छा फिर सर ये बनेगा कैसा, वैसा बनेगा, ऐसी शेप बनेगी पैराबोलिक। अच्छा किसे घेरेगा, जिसकी पावर 1 होती है, तो उसके जो हाथ होते हैं पैराबोला के, ये उसे घेरेंगे जिसकी पावर 1 होगी। अब यहाँ y की पावर 1 है, तो बेसिकली मैं यहाँ x और y बना लेता हूँ, तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब सर y की पावर 1 है तो y को घेरेगा, मतलब मुझे पैराबोला बनाना है ऐसा, तो ये एक पैराबोलिक शेप बनी है। बेसिकली ये 0 0 से पास हो रहा है, 0 0 से पास हो रहा है, क्योंकि बेसिकली जब आप इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करोगे ना, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। देखो रखो, x की वैल्यू 0 तो 4a × 0 0, तो y की वैल्यू भी कितनी आई, 0। इसका मतलब ये 0 0 से पास कर रहा है। तो सर देखो ना ऊपर की तरफ खुला है, कहाँ खुला है, ऊपर की तरफ। किसे घेरा इसने, y को, क्योंकि y की पावर कितनी है, 1। जिसकी पावर 1 होती है ये दोनों हाथ उसे ही घेरेंगे। बेसिकली आगे जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे और ऐसा कोई ग्राफ बनेगा ऊपर, तो मैं उसे बोलूंगा भरता पैराबोला। क्या कहेंगे, भरता पैराबोला। सर अगर मान लो ऊपर से बारिश करवाओ तो उसमें पानी भरेगा कि ढुलेगा, तो सर ये पैराबोला तो है, लेकिन मैं इसे क्या बोलूंगा, भरता पैराबोला। अपनी कोडिंग वर्ड है भरता पैराबोला। तो जब भी आगे से मैं आपको कहूं भरता पैराबोला बनेगा, तो समझ जाना y को घेर रहा है ऊपर। जब मैं आपसे कहूं डुलता पैराबोला बन रहा है, मतलब वो नीचे बनेगा। देखिए उसको भी चर्चा कर लेते हैं। मैं आपसे बोला सेकंड वाला पैराबोला, मैं आपसे कहूं y = -4ax²। अब यहां बताओ सर, यहां तो माइनस आ गया सर, तो माइनस आ गया, इसका मतलब जो वैल्यूज पहले प्लस थी वो क्या हो जाएगी, माइनस। बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि सर यहां पर ना इस माइनस को इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा -y = 4ax²। अब बताओ किसकी पावर 1 है, y की पावर 1 है या -y की पावर 1 है? ऑब्वियसली -y की पावर 1 है। और अगर -y की पावर 1 है तो किसे घेरेंगे हाथ, जिसकी पावर 1 होती है ना उसे घेरते हैं। तो यहाँ y की पावर 1 है या -y की पावर 1 है, -y की पावर 1 है। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा, बेसिकली अगर मैं यहाँ y और x में ग्राफ बनाना चाहूँ तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो -y को घेरेगा। इसका मतलब ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, तो सर ऐसा ग्राफ जाएगा। कैसा ग्राफ जाएगा, ऐसा वाला ग्राफ, ठीक है। तो सर ये ग्राफ बनेगा ऐसा। इसे बेसिकली मैं ढुलता पैराबोला बन रहा हूँ क्योंकि इसमें से पानी ढुल रहा है। जब मैं ऊपर से पानी उड़ेलूंगा तो इसमें तो पानी भरेगा, इसमें पानी ढुलेगा। तो सर कभी कभी काइनेमेटिक्स में मैं आपसे बार बार बोलूंगा ढुलता पैराबोला बना दो, भरता पैराबोला बना दो। तो ये कैसा है, ये है ढुलता पैराबोला, ठीक है। तो ये है ढुलता, ये है भरता पैराबोला, ये है ढुलता पैराबोला। दो पैराबोला और बना देता हूं मैं। देखिए तीसरा ग्राफ जो बन रहा है, मैं आपसे कहूं सर x = 4ay²। अब बताइए किसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है। तो फटाफट आपको पता लग गया होगा, कॉमन सेंस है। अब ये x को घेरेगा, मतलब यहां पर ये x ये y, तो ग्राफ बनेगा ऐसा, पासिंग थ्रू 0 0, ठीक है। ठीक है, चौथा ग्राफ अगर हम बोले x = 4ay², बेसिकली यहां पर था माइनस, में उसको उधर ले आया। अब ये किसे घेरेगा, -x की पावर 1 को। तो सर यहां पर ये जो ग्राफ बनेगा वो x -x, तो ग्राफ बनेगा ऐसा। कहां से पास होगा, 0 0 से। तो सर यहां पर मैंने आपके सामने 4 शेप्स बनाई हैं। आगे याद रखना, पहली बात तो पैराबोला ऐसा बनता है, उसके 2 हैंड्स होते हैं, एक सिर होता है, हाथ उसे घेरते हैं जिसकी पावर 1 होती है। अब इन दोनों में देखो ना किसकी पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है तो y को घेर रहा है, यहाँ x की पावर 1 है तो x को घेर रहा है, यहाँ -y की पावर 1 है तो -y को घेर रहा है, और यहाँ -x की पावर 1 है तो -x को घेर रहा है। तो इस तरीके से ये पैराबोलिक शेप बनती है। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ लेना चाहूँ आपके सामने, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपके सामने एक चीज़ बोलूँ कि y = ax² + bx + c, ये चीज़ क्या है, तो आप सब कहेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10वीं क्लास में बहुत पढ़ी है हमने। तो ये तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
बहुत बढ़िया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स भी निकलते हैं। हाँ बिल्कुल, तो सर इसके तो ना रूट्स भी निकालने आते हैं हमको। अच्छा रूट्स क्या होते हैं सर? रूट्स ना इसके दो रूट्स निकालते हैं हम लोग, अल्फा और बीटा। पहली बात तो रूट्स होते क्या है? रूट्स वो होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे रूट्स निकालना चाहूँ तो हम ये बोल देंगे रूट्स निकालने के लिए कि सर देखो ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इनको जीरो से इक्वेट करवा देंगे। ओके, रूट्स निकालने के लिए। और रूट्स कैसे निकलते हैं सर? दो रूट्स होंगे सर, अल्फा और बीटा। अच्छा इतना सा पता है कि अगर आपको अल्फा और बीटा निकालना हो मतलब आपको x निकालना है, और x निकालने का तरीका होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से रूट्स आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें बचपन से ही निकालना सिखाते हैं और इससे रूट्स आते हैं। रूट्स वो होते हैं जिन्हें इस इक्वेशन में पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा। मतलब जब आप इस अल्फा को x की जगह पुट करोगे तो जीरो मामला आएगा, जब आप बीटा को इस x की जगह पुट करोगे तो जीरो मामला आएगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सारी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बेसिकली ये कौन सी विधि है, कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं श्री 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 1008 धराचार्य जी महाराज जी की विधि। ठीक है, तो ये धराचार्य विधि है। ठीक है, तो ये धराचार्य विधि है रूट्स निकालने की। मैं आपके सामने कोई भी इक्वेशन बोलूँ, जैसे कि मैंने इक्वेशन कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकाल दो। हम रूट्स निकाल सकते हैं सर। x इक्वल्स टू माइनस बी। b क्या होता है? जो x के साथ होता है तो सर b तो -5 है, तो यहाँ b की वैल्यू है -5, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू कितनी है 6, जो कांस्टेंट होता है। देखो कंपेयर कर लो, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर जो है 1 है तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 6। अब रख दो -5 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 6, तो इतना बन जाएगा 24 अपॉन 6, 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1, ये बन गया +5, रूट में प्लस माइनस में 1 आ जाएगा अपॉन 2। एक बार लिखेंगे 6 अपॉन 2 तो आएगा 3, एक बार लिखेंगे 4 अपॉन 2 तो आएगा 2। तो इसके दो रूट्स आए हैं, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2। तो सर यहाँ पर ना इसके जो रूट्स हैं वो कितने हैं 2 और 3, तो दो रूट्स आए हैं 2 और 3। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने तो आते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। अब सर रूट्स तो आपने निकाल लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लिए मैंने। आप समझा क्यों रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ध्यान से देखो, इस इक्वेशन का ग्राफ अगर पूछ लिया जाए कि ग्राफ बना दो, अब ग्राफ कैसे बनाएंगे सर? पहली बात तो ना यहाँ पर ये जो y है ना वो प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर की, तो शेप तो पैराबोलिक आएगी। और प्लस एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है कि माइनस एक्स स्क्वायर के? प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो सर y की पावर 1 है यहाँ, तो ग्राफ कहाँ खुलेगा? ऊपर कि नीचे? बढ़ता पैराबोला कि ढुलता पैराबोला? बढ़ता पैराबोला कि ढुलता पैराबोला? बताओ बे, बढ़ता पैराबोला कि ढुलता पैराबोला? बढ़ता पैराबोला बनेगा सर। मतलब ग्राफ तो ऊपर खुलेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऊपर की तरफ खुलता हुआ, ऊपर की तरफ मुंह फाड़ रखा है वो, तो ऊपर की तरफ खुलता पैराबोला बनेगा। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत मजा आया भाई साहब। तो सर ऊपर की तरफ खुलता पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला की शेप बनानी है, मतलब कहाँ से पास होगा ये तो बता दो। तो सर अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो पहले तो ना मैंने y को प्लॉट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं x एक्सिस को प्लॉट कर लेता हूँ। मुझे तो ये बताओ, जब मैं इस इक्वेशन के अंदर इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, है कि नहीं? अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो इसके अंदर जब अल्फा को रखोगे तो y कितना आएगा? 0। बीटा को रखोगे तो y कितना आएगा? 0। मतलब सर दो रूट्स आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा। मतलब यहाँ से पास करेगा ये ग्राफ इन दोनों पॉइंट से। और सर y को कहाँ काटेगा? y पर x क्या होता है? 0। तो सर अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो बताओ y कितना आएगा? इफ़ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू c। मतलब y को कहाँ काटेगा? c पर। तो ग्राफ बनेगा ऐसे जाएगा और ऐसे ऊपर की तरफ खुल जाएगा। ठीक है, मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे तो ना उसका ये वाला ग्राफ बना दो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सर यहाँ पर ना इसके रूट्स कितने हैं? 2 और 3। ये दो रूट्स हैं।
ये रूट्स हैं, इनका मतलब जब मैं 2 को रखूंगा ना इसके अंदर तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, जब मैं 3 को रखूंगा ना तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पर। तो मैं इसका अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये ग्राफ देखो सर, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, कहाँ काटेगा x पर? 2 और 3 पर। तो सर ये 2 रहा, ये 3 रहा। अच्छा y को कहाँ काटेगा? जहाँ y को काटेगा ना वहाँ x 0 होता है, तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आई? 6। तो सर ये 6 पे यहाँ काटेगा, मतलब ग्राफ जाएगा ऐसा। तो अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी बनाना आ गया, तो मैं आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना सकता हूँ। बेसिकली बनेगा क्या? पैराबोला। बनेगा क्या? पैराबोला। तो याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। बहुत बढ़िया, मुझे पैराबोला बनाना आ गया। सर देखो ना, यहाँ पर मैंने ये ग्राफ्स बनाने सीखे, मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना आ गया, मुझे पैराबोला बनाना आ गया। जब y प्रोपोर्शनल होता है x स्क्वायर के तो पैराबोला बनता है। एक और चीज़ आती है, उसे हम कहते हैं इलिप्स। क्या कहते हैं? इलिप्स। अब ये इलिप्स क्या चीज़ है? बेसिकली इलिप्स की जो मैथ के अंदर बच्चों को इक्वेशन पढ़ाई जाती है वो होती है, सर मैथ की जो इक्वेशन होती है ना इलिप्स की, अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन होती है, याद रखना, ये याद रखना है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन है। अब देखो, यहाँ x की पावर भी 2 है और y की पावर भी 2 है, मतलब जब x की पावर और y की पावर जब एक एक होती है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, और जब x या y में से किसी की पावर 2 होती है तो बनता है पैराबोला। और यहाँ जब x और y दोनों की पावर ही डबल डबल है तो यहाँ बनेगा इलिप्स। अब ये क्या लिखा हुआ है नीचे ए स्क्वायर, ये नीचे क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर, हम उसकी चर्चा भी करेंगे। बेसिकली पहले तो बताओ ये इलिप्स होता कैसा है, क्योंकि हमारे सामने कई चैप्टर्स है, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ एसएचएम वाला चैप्टर है, या फिर मैं बोलूँ ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, ग्रेविटेशन, या मैं बोलूँ वेव्स वाला चैप्टर है, उसके अंदर ये इलिप्स नाम की चीज़ बहुत काम में आती है। आपने सुना होगा कि हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है। सुना है आपने? नहीं सुना है तो सुन लोगे जल्दी ही। तो सर मेरे से ही सुन लोगे कई बार कि सर जो अर्थ है ना वो हमारे सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाती है। अब इलिप्टिकल पाथ होता कैसा है ये समझ, मैं बना के बताता हूँ इलिप्टिकल पाथ आपको। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक एक्स एक्सिस ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ले ली है और मैंने ना इस पर 2 कीलें ठोक दी। तो मैंने एक कील तो यहाँ ठोकी है, एक कील मैंने यहाँ ठोकी है, मैंने 2 कीलें ठोक दी यहाँ पर। ध्यान से सुनना, मैंने इस पर 2 कीलें ठोक दी। एक कील मैंने यहाँ ठोकी है, मैंने उसको F1 नाम दिया है। एक कील मैंने यहाँ ठोकी है, उसको मैंने F2 नाम दिया है। इनके बीच मैंने कोई पॉइंट ले लिया O, ठीक है। मैंने 2 कीलें ठोक दी। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आपने 2 कीलें ठोक दी। अब क्या करेंगे आप? ठीक है, बता रहा हूँ अभी। मैंने यहाँ पर 2 कीलें ठोक दी, F1 और F2, ये 2 कीलें हैं। और फिर मैंने इनके बीच में एक लूज थ्रेड बांध दिया। तो लो, मैंने एक बहुत लूज थ्रेड बांध दिया भाई साहब। ओके, थ्रेड बांध दिया। फिर क्या करेंगे आप? फिर मैं इस थ्रेड के अंदर, ये जो मैंने धागा बांधा है ना, इसके अंदर इस पेन की निप को आराम से घुसाऊंगा और फिर उसको टाइट कर दूंगा। तो टाइट करने पर ये कैसा नजर आएगा आपके सामने? सर ये ना हमको ना ऐसा नजर आएगा ये थ्रेड, तो ये ऐसा नजर आएगा। टाइट कर दिया मैंने, और टाइट करते करते ही मैं इसको घुमा दूंगा इन दोनों की चारों तरफ। तो जब इसको घुमाओगे तो कुछ ऐसा पाथ बनेगा आपके सामने। देखो, कुछ ऐसा पाथ बनेगा आपके सामने। मैं यहाँ पर जब इसको घुमाऊंगा तो कुछ ऐसा पाथ बनेगा। ये जो पाथ बना है ये ऐसा पाथ है, और इस पाथ को कहा जाता है इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल पाथ। ये सर्किल जैसा दिख रहा है आपको, लेकिन सर्किल नहीं है। सर्किल में तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम होती है, बट इसमें अलग अलग है। सर यहाँ पर ना अगर मान लो मैं अगर यहाँ पर ना इस O से जाते हुए एक और लाइन खींच दूँ तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और मेरे सामने ना यहाँ पर 2 पॉइंट्स है जहाँ पर कीले ठोके थे आपने, उनको बोलते हैं फोकस। और सर ये जो आपने पेन की नोक घुमाई है ना, सर ये अर्थ है हमारी, तो ये अर्थ है हमारी, ई अर्थ। सर इसी तरीके से इसी पाथ में हमारी अर्थ चक्कर लगाती है। ये इलिप्टिकल पाथ, इसमें हमारी अर्थ चक्कर लगा रही है, और इस फोकस पर हमारा सन सिचुएटेड है, तो यहाँ हमारा सन होता है। तो सर देखो, सन तो बीच में है, यहाँ पर एकदम बीच में नहीं है, यहाँ पर एकदम एक फोकस पर है। 2 फोकस बनाए मैंने यहाँ पर, F1 और F2, इनको बोलते हैं फोकस। तो ये है इलिप्स के फोकस, फोकस नंबर 1 और ये है फोकस नंबर 2। दोनों में से किसी एक फोकस पे हमारा सन होता है। मैं सन की बात कर रहा हूँ, ग्रेविटेशन में ले गया हूं मैं तुम लोगों को। अच्छा, ये जो है ना इसका सेंटर है, तो इलिप्स में इलिप्टिकल पाथ होता है ये। अच्छा सर, फिर ये A क्या है और ये B क्या है?
बेसिकली ये जो इलिप्स है वो एक्स पे लेटा हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, पिचका हुआ है ना ये वाई डिस्टेंस पर। जो डिस्टेंस ज्यादा होती है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो सर ये जो एक्स है ना उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। दो एक्सिस होती है इलिप्स के अंदर, एक होती है मेजर एक्सिस और ये जो दूसरी एक्सिस है उसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। दो एक्सिस आ गए आपके पास, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। जिस एक्सिस पर फैला हुआ होगा इलिप्स उसको बोलेंगे मेजर एक्सिस, जिसमें सिकुड़ा हुआ होगा उसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा तो सर ये जो आधी डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं ए। तो सर यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे ए, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है मैं उसे बोलूंगा बी। सेंटर से ऊपर वाली डिस्टेंस y की तरफ उसको बोलेंगे b, y पर जहां काटा उसको बोलेंगे b, और x को जहां काटा उसको बोलेंगे a। अब ये a जो है ना वो पूरी डिस्टेंस नहीं है यहां से लेकर यहां तक, वो केवल आधी डिस्टेंस है, और ये आधी डिस्टेंस को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ। तो सर ये जो a है वो है सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ। तो व्हाट इज a? a है सेमी मेजर एक्सिस लेंथ, और यहां पे जो b है वो y के नीचे है तो हम इसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। बहुत बढ़िया। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ एग्जांपल, तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बोला कि सर ये एग्जांपल बता दो। मैंने कहा x² / 25 + y² / 9 = 1। सामने 1 होना चाहिए और बीच में प्लस होना चाहिए तभी इलिप्स बनेगा। तो तुमने इस इक्वेशन को देखा और तुम हंसे मन के अंदर, अरे मास्टर ये तो पैराबोला तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, क्योंकि x और y की पावर 2 है, पैराबोला में किसी एक की पावर 2 होती है। तो सर ये तो क्या है? इलिप्स है, क्योंकि आपने सिखाया था क्लास में कि जब x² + y² और नीचे कुछ लिखा हो बराबर 1 हो तो वो पैराबोला बनता है, इलिप्स बनता है, इलिप्स बनता है। अच्छा सर मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे 5। देखो सर ये a का स्क्वायर यहाँ 25 लिखा हुआ है, तो ये a की वैल्यू क्या है 5, और b की वैल्यू क्या लिखी हुई है, b की वैल्यू है 3। तो अगर मैं इस इलिप्स को बनाना चाहूँ तो तुम बनाओगे। देखो सर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इलिप्स बन गया ये वाला, ये डिस्टेंस है 5 और ये डिस्टेंस कितनी है 3। अब बेसिकली जो इलिप्स होता है ना वो ऐसा ही नहीं बनता है, मतलब ये ऐसा जरूरी नहीं कि x एक्स भी पड़ा हो। यहाँ पर इस इलिप्स के अंदर a की वैल्यू ज़्यादा है b से। अब सोच, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि b की वैल्यू ज्यादा हो गई ए से तो कैसा इलिप्स बनेगा? तो सर वो इलिप्स बनेगा ऐसा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब जो इलिप्स बनेगा वो बनेगा ऐसा इलिप्स। कैसा बनेगा? अब जो इलिप्स बनेगा वो बनेगा ऐसा इलिप्स। अब यहां पर ये डिस्टेंस कम है तो ये a है और ये डिस्टेंस b है, तो ऐसा इलिप्स भी हो सकता है। बेसिकली अगर b ज्यादा हो a से तो ये साइड वाला इलिप्स, और अगर a ज्यादा हो b से तो वो साइड वाला इलिप्स। 1 मिनट, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि a और b बराबर हो जाए? ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई। तो सर अगर ऐसा हो गया तो कि सर इलिप्स के अंदर अगर a की वैल्यू b के बराबर हो गई तो कैसा इलिप्स बनेगा? तो वो इलिप्स नहीं बनेगा, वो सर्किल का रूप ले लेगा। तो सर यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक इलिप्स बनाया, उसमें ये वैल्यू भी a और ये वैल्यू b, लेकिन मैंने यहाँ a को b के इक्वल कर दिया। अब सोचो अगर a और b इक्वल हो जाएंगे तो ये शेप कैसी हो गई? सर्किल। क्या बन गया? अरे सर ये तो सर्किल हो गया है। हाँ सर्किल हो गया है। इक्वेशन क्या थी? x² / a² + y² / b² = 1, और b की वैल्यू भी a के बराबर ही हो गई, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x² / a² + y² / a² = 1। a² एलसीएम आएगा, ऊपर चला जाएगा, x² + y² = a²। तो ये जो इक्वेशन आई है वो है सर्किल की इक्वेशन। x² + y² = a²। ये किसकी इक्वेशन है? सर्किल की इक्वेशन। जो 0 0 से पास हो रहा है ये वो सर्किल है, उसकी रेडियस कितनी है? a। तो आगे वाला टॉपिक हमारा सर्किल ही है। सर्किल सर मैं समझ गया सर, सर्किल बनता है ऐसा। तो सर यहाँ पे ना मैं सर्किल बना देता हूँ। तो सर सर्किल बनेगा सर ऐसा, ये हमारा सर्किल है, बेसिकली ये सर्किल है, ठीक है। तो ये हमारा सर्किल है सर, ये हमने सर्किल बना दिया सर, ये सर्किल है सर। अच्छा सर्किल में ना सर यहाँ पर मैं एक एक्सिस बना देता हूँ, ये x एक्सिस, और यहाँ पे मैं एक एक्सिस बना देता हूँ, ये y एक्सिस। तो बेसिकली सर यहाँ पर ना ये सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस क्या रेडियस होती है, और ये भी क्या है? रेडियस r। अब देखो जरा ध्यान से देखो, क्या इलिप्स के अंदर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग थी, बट सर्किल में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है।
इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्किल। ये रेडियस है, तो याद रखना जब भी ऐसी इक्वेशन आपको देखने को मिले समझ जाना वो सर्किल की इक्वेशन है। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, क्या सर्किल मैंने इलिप्स से ही बनाया है? हाँ बिल्कुल इलिप्स से ही बनाया है सर। इलिप्स के अंदर दो साइड्स थी, ए और बी, और जब मैंने उन दोनों को इक्वल कर दिया तो क्या वो सर्किल बन गया। इसका मतलब हर सर्किल एक इलिप्स होता है। तो सर यहां पर मैं एक चीज लिखूंगा, हर सर्किल जो होता है ना, हर सर्किल एक इलिप्स है। इलिप्स है ये, हर सर्किल इलिप्स है जिसकी ए और बी दोनों बराबर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन मैं अगर आपसे ये बोलूं हर इलिप्स सर्किल होता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हर इलिप्स सर्किल नहीं है, बट हर सर्किल एक इलिप्स होता है जिसकी ए और बी क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से सारे नोट्स आराम से उतार सकते हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सर्किल की बातें की, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, मैंने आपसे कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो बताओ ये इक्वेशन किसकी है? तुमने कहा देखो सर दोनों हैं और सामने 5 है, तो ये तो सर्किल की इक्वेशन है। बट इसकी रेडियस क्या है? अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर की वैल्यू है 5, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, √5, तो रेडियस √5 है। तो इस तरीके से मैं सर्किल देखना जान गया, अब मुझे सर्किल देखना आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज आती है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 12th क्लास के अंदर या 11th क्लास में अंदर कई चीजें ऐसी आएंगी, जैसे आपको बोला V इक्वल्स टू KQ/R, ये होता है पोटेंशियल। यहां जो V है ना वो प्रोपोर्शनल है 1/R के, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ऐसे ही कई बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी KQ/R², यहां पर E प्रोपोर्शनल है 1/R² के। तो आपसे ये कहेगा कि E और R में ग्राफ बना दो, E और R में, या आपसे कहेगा V और R में ग्राफ बना दो। ठीक है, तो ग्राफ बनते हैं ऐसे। अब वो ऐसे क्यों बनते हैं इनको समझते हैं कि ये ग्राफ ऐसे क्यों बनते हैं। बेसिकली जो ग्राफ है ना वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब बनता है जब y प्रोपोर्शनल होता है 1/x⁴n के। ये जो ग्राफ है ना ये तब बनते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है y प्रोपोर्शनल है 1/x⁴n के। इसका मतलब अगर x इंक्रीज होगा ना, ये चीज इंक्रीज होगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। उल्टे रिलेशन है ना भाई, y प्रोपोर्शनल है 1/x के, मतलब x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। x बढ़ेगा तो y घटेगा। ठीक, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, मैंने ये बोला y की वैल्यू जो है ना वो 1/x है। अब सोच, अगर मैं बोलूं x की वैल्यू 1, तो तुम बोलोगे y की वैल्यू 1/1 ठीक। मैं आपसे कहूं x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 1/2 0.5। अब देख, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हुई वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज हुई। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होते हैं। अगर मैं यहां पर y और x में ग्राफ बनाना चाहूं, तो बेसिकली अगर मैं y और x में ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ बनता है ऐसा, ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ है y प्रोपोर्शनल टू 1/x⁴n का। अब n कुछ भी हो सकता है, n1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है, n3 भी हो सकता है। अब कंफ्यूजन ये आता है कि सर अगर x की वैल्यू 1, 2, 3 तीनों दे दे हमको, तो कौन कौन सा ग्राफ बनेगा। आइए उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं y प्रोपोर्शनल टू 1/x⁴1, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये ग्राफ y प्रोपोर्शनल टू 1/x⁴1 का ग्राफ है। ठीक, अगर आपसे बोलूं y प्रोपोर्शनल टू 1/x², अब सोच, यहां तो x बढ़ रहा था तो y डिक्रीज हो रहा था, यहां x अगर बढ़ेगा तो y ज्यादा डिक्रीज होगा, मतलब ग्राफ कहां आएगा, नीचे। तो ये y प्रोपोर्शनल टू 1/x² है। मतलब x की पावर जब इंक्रीज होगी ना तो ग्राफ नीचे खिसकेगा। मतलब सर अगर पावर इंक्रीज होगी तो ग्राफ नीचे खिसकेगा। ग्राफ कहां आएगा, नीचे आएगा। ग्राफ नीचे आएगा भाई साहब, ये ग्राफ नीचे खिसक गया। और सोच, अगर x की पावर अगर जो n है वो डिक्रीज हुआ, तो मैं तुमसे बोलूं y प्रोपोर्शनल टू 1/x⁴1/3, तो फिर ग्राफ कहां जाएगा, फिर ग्राफ जाएगा ऊपर, ये ग्राफ।
तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर 1/3। जब x की पावर इंक्रीज होगी तो ग्राफ नीचे खिसकेगा, और जब x की पावर इंक्रीज होगी तो x की पावर जो है n है वो डिक्रीज होगी तो ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बनते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं 12वीं की बात करूं तो 12वीं के अंदर मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है 1/r² की। तो ग्राफ कैसा बनेगा, E और R में ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाना सीख गए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ और ग्राफ सीखने हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ। कभी कभी हमें साइन थीटा और कोस थीटा के ग्राफ पूछ लिए जाते हैं, तो मुझे वो साइन थीटा और कोस थीटा वाले ग्राफ बनाने आने चाहिए। अगर मैं आपसे पहले ग्राफ की बात करूं, पहला ग्राफ y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ या साइन थीटा का ग्राफ, मैं x की जगह थीटा ले लेता हूं, बेसिकली यहाँ x भी हो सकता है तो ये साइन थीटा। और अगर मैं इधर की तरफ दूसरा ग्राफ बनाऊं y इक्वल्स टू कोस थीटा, क्योंकि यही दो ग्राफ है मेजर जो हमारे काम में आते हैं। ठीक है, इनके अलावा कोस स्क्वायर ग्राफ भी होता है और साइन स्क्वायर ग्राफ भी होता है, वो भी हमारे काम में आते हैं और AIPMT के अंदर कई बार क्वेश्चन भी आए हुए हैं, SHM वाले चैप्टर के अंदर भी काम में आते हैं। तो सर बेसिकली अगर मैं साइन थीटा और y का ग्राफ बनाऊं तो बेसिकली ये 0 है, y पर मैंने साइन थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और इस पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ। बेसिकली मैं ग्राफ आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। तो ये यहाँ पर ग्राफ बनता है सांप जैसा ग्राफ बनता है, तो ग्राफ बनेगा ऐसा। तो ये ग्राफ जो बन रहा है ना, ये ग्राफ बन रहा है साइन थीटा का। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करूंगा मैं। अच्छा, कोस थीटा ग्राफ कैसा बनता है सर, y और x में ऐसी ही शेप आएगी, बस स्टार्ट होगा यहाँ से, तो ऐसा ग्राफ बनता है, ये बनता है कोस का ग्राफ। ठीक है, तो ये है y इक्वल टू कोस थीटा ग्राफ, ये है y इक्वल टू साइन थीटा ग्राफ। साइन का ग्राफ जाता है 0 से, लेकिन कोस का ग्राफ जाता है 1 से, +1 से -1 तक, और इसका ग्राफ जाता है, ये भी +1 से ही जाता है, -1 तक जाता है, बट ये ग्राफ स्टार्ट होता है 0 से। मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 होगी ना, 0 डिग्री, तो y की वैल्यू भी 0 होगी, और जब थीटा की वैल्यू 90 होगी ना, तो y की वैल्यू +1 होगी। बेसिकली सिंपल ग्राफ है, सबको पता है साइन थीटा ग्राफ कैसा बनता है। मुझे क्या सिखाना है, मुझे तुमको ये सिखाना है कि अगर सर ऐसा ग्राफ पूछ लिया जाए हमसे कि y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ग्राफ क्या बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा ग्राफ, देखो साइन वाले ग्राफ के अंदर माइनस की वैल्यू भी आ रही है नीचे। देखो ये अगर मैं बात करूँ 270 डिग्री पर, तो यहाँ पर ना माइनस की वैल्यू आई, तो सर अगर मैं साइन स्क्वायर कर दूंगा तो सारी की सारी माइनस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ग्राफ कहाँ बनेगा, अब ग्राफ के ऊपर ही बनेगा, तो ये y और ये थीटा के अंदर ग्राफ बनेगा। तो बेसिकली अब केवल ग्राफ ऊपर बनेगा, तो नीचे जाएगा ही नहीं ग्राफ, तो सर ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, केवल ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ अब नीचे नहीं जा रहा है, बेसिकली केवल ऊपर बन रहा है ग्राफ। और अगर मैं यही बात करूं एग्जांपल में y इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा ग्राफ, तो बेसिकली ये भी फिर ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अब ग्राफ केवल ऊपर बनेगा ऐसा, तो ये ग्राफ केवल ऊपर बनेगा, नीचे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ग्राफ ऊपर बन रहा है 0 से ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की ग्राफ बना सकता हूँ। आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ग्राफ समझ में आए। एक और ग्राफ होता है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट वाला ग्राफ। कई बार काम में आता है एक्सपोनेंट वाला ग्राफ। सर एक्सपोनेंट क्या होता है सर, ये है y इक्वल्स टू ई की पावर kx। ये एक कांस्टेंट होता है, ये k भी एक कांस्टेंट है बेसिकली। कभी कभी आपको y इक्वल्स टू ई की पावर x भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो k है ना वो कांस्टेंट है। कभी कभी आपको e की पावर kx अगर आप पूछेगा, कभी कभी आपको e की पावर -kx अगर आप पूछेगा। तो मैं यहाँ पे वो ग्राफ की शेप आपके सामने बना रहा हूँ। यहाँ जो e होता है ना, ये e भी एक कांस्टेंट है, और इस e की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.71। तो कांस्टेंट की पावर x है, तो जब x बढ़ेगा तो e की कांस्टेंट की पावर x, तो ये सारा मामला बढ़ेगा। अच्छा, मैं ये देखना चाहता हूं कि y और x को कहां कहां काटेगा। ठीक, बेसिकली ग्राफ केवल y को काटता है। अगर मैं आपसे बोलूं x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी। e की पावर 0 कितना होता है 1, तो एक ग्राफ काटेगा यहां कहीं 0,1 पर, और इसकी शेप जो आएगी वो आएगी ऐसी। ये इसको नहीं काटेगा, बेसिकली x को टच नहीं करेगा, बहुत दूर जाके टच करेगा इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे जाके कहीं टच कर रहा होगा। तो ये है y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ। याद रखना, ये ग्राफ आपको याद रखना है, ये एक्सपोनेंट का ग्राफ है। जब भी y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ आए तो ये ग्राफ हमको ऐसा बनाना है। और अगर y इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस kx का ग्राफ बनाना हो तो बेसिकली ऐसा ही बनेगा, वो 0,1 से ही जाएगा, इन बस शेप उल्टी हो जाएगी, तो ऐसा बनेगा।
ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो है y इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स का, और ये जो ग्राफ है वो है y इक्वल टू ई की पावर के एक्स का। एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। मैं आपसे ये कहूं मुझे ना ग्राफ बना दो y इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर एक्स का, ये ग्राफ। अब सर देखो, अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो ग्राफ बन जाएगा 0,1 से जाएगा और ग्राफ बनेगा ऐसा वाला, ठीक। लेकिन यहां पर मैंने बोला 1 प्लस ई की पावर एक्स, इसका मतलब ई की पावर एक्स की जो भी सारी वैल्यू होगी ना उनमें 1 ऐड हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इस चीज का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये 0,1 से ना जाकर अब कहां जाएगा, 0,1 से नहीं जाएगा अब ये जाएगा 0,2 से, और ग्राफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा ग्राफ आए तो हम लोग ये ग्राफ बना सकते हैं। मैंने आज आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सिखाया, मैंने आपको पैराबोला का ग्राफ सिखाया, सर्कल का ग्राफ सिखाया, एलिप्स का ग्राफ सिखाया। तो इस तरीके के जो ग्राफ होते हैं, एक्सपोनेंट या फिर कोस थीटा साइन थीटा ग्राफ, ये बहुत काम में आते हैं। अब आपको बेसिकली सब पता है कि ग्राफ की शेप कैसी कैसी होती है। एलिप्स कब बनेगा, जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। सर्कल कब बनेगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। पैराबोला कब बनेगा, जब वाई और एक्स में किसी दोनों में से किसी एक की पावर 2 हो। स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, जब x और y दोनों की पावर कितनी हो, 1, और वो प्रोपोर्शनल में हो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनेगा, जब y प्रोपोर्शनल टू 1/x हो, मतलब इनवर्स रिलेशन हो। तो इस तरीके से मैंने आपको ग्राफ सिखाए। आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आए। मैं वापस बोल रहा हूँ, ग्राफ फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ फिजिक्स की बैकबोन है। ग्राफ आपने सीख लिया तो आपको सारे ग्राफ्स आ जाएंगे। जैसे कि सर ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सपोनेंट की ग्राफ आनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, और ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।